हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? अगर कोई डाउट्स आ रहे होंगे तो आप पूछते भी होंगे अपने टीचर्स से। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 12th क्लास की केमिस्ट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं जेई मेंस और नीट की, तो यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। सिंपली कॉम्प्लेक्स भी अगर बोल दिया जाए तो समझ जाना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ही बात हो रही है। ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के स्टार्टिंग के इनिशियल कुछ टॉपिक्स, जिसके अंदर बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस है, एक थ्योरी भी डिस्कस करेंगे जो सबसे पहली थ्योरी जो दी गई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को लेकर, वर्नर थ्योरी। इसके अलावा लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। देखो, मैंने इस पूरे के पूरे चैप्टर को कुछ अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है। जैसे कि मैं पहले बात करता हूं, सबसे पहले आता है चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड लिगेंड्स। आप ऐसे ही पढ़े, अगर किसी ने चैप्टर पहले पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आपको बहुत अच्छे से चीजें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो भी बच्चे अभी शुरुआत में पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ें। इसके बाद नोमेनक्लेचर सीखें, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो थ्योरीज है और उनके बारे में बात करें। और लास्ट में एक अलग टॉपिक आता है मेटल कार्बोनिल, जिसके अंदर मेटल्स के साथ एक पर्टिकुलर लिगेंड, कार्बोनिल ग्रुप जो रहता है उसके साथ बॉन्डिंग करके उसके बहुत सारे कंपाउंड अलग अलग बनते हैं, उनकी बात की जाती है। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात की जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। फर्स्ट वीडियो है ये जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स और टाइप ऑफ लिगेंड की हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला जो टॉपिक हमारा है वो है एडिशन प्रोडक्ट। ये एक डेफिनेशन ही है। मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से शुरुआत नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी किसी कैटेगरी में खुद पड़ा हुआ है, तो पहले उसको ढूंढ के निकालेंगे कि वो है क्या चीज है एक्चुअल में। देखिए, अगर आपके पास कोई दो स्टेबल कंपाउंड हो, कोई दो स्टेबल सोल्ट्स हो, आपने उन दोनों को पकड़ा, थोड़ा सा पानी दिया और एक साथ क्रिस्टलाइज करवा दिया, तो इस तरीके से हम बोलते हैं आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बना? एडिशन प्रोडक्ट। फिर से सुनो, दो या दो से ज्यादा स्टेबल सोल्ट्स को लिया, थोड़ा सा पानी उनको दिया जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दो सोल्ट जैसे कि मैंने KCl और MgCl2 लिए हैं, पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, दोनों को लिया, 6 मोल्स ऑफ वाटर रखे एक एक मोल के साथ, और एक फिक्स्ड स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो के अंदर इनको आपस में कंबाइन करा दिया, क्रिस्टलाइजेशन करवा दिया। इस तरह से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी एडिशन प्रोडक्ट का मतलब क्या है। दो चीजों से एडिशन होने लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोई रिएक्शन हो गई है, उनसे कोई बहुत तगड़े बॉन्ड बन गए हैं, पुराने वाले बॉन्ड टूट चुके, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक क्रिस्टल बन गया। आपने सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ा हुआ है क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। अब ये समझ लो कि एक चीज के क्रिस्टल्स में दूसरे वाले पार्टिकल आ गए हैं और वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी कुछ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं टूटा है, ना ही कोई नया केमिकल बॉन्ड बना है। हाँ, कुछ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से दो तरह के सोल्ट एक ही क्रिस्टल्स के अंदर रहने लग गए हैं। फिलहाल जो सोल्ट बना है इसका नाम है पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। आयन एक ही है, एनायन, क्लोराइड उसको एक साथ बोल देंगे, पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। इसको कॉमनली बोला जाता है क्या? कार्नालाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्नालाइट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको मैं। एक एग्जाम्पल और, जैसे कि आपने मोर सोल्ट का नाम सुना होगा 12th क्लास के अंदर, जिन्होंने प्रैक्टिकल करनी स्टार्ट कर दी है उन लोगों को तो पता ही होगा मोर सोल्ट क्या चीज होती है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना? मोर सोल्ट के बारे में बात करेंगे। एक और है पोटाश एलम, सबने देखा हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों के घर पे मिल जाएगा। फिटकरी बोलते हैं उसको, है ना? देखा है सबने फिटकरी? क्या फॉर्मूला होता है फिटकरी का? पोटाश एलम। अब नाम देखो पोटाश एलम, तो आया कहां से? पोटाश और एलम से याद रखो पोटेशियम और एल्यूमिनियम का सल्फेट होता है। मतलब एक अपने पास सोल्ट होता है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एक हमने दूसरा सोल्ट लिया एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सारे बच्चे यहां पे फंस जाते हैं, बताओ। और 24 मोल्स ऑफ वाटर इनके साथ रखे एक एक मोल के साथ, इससे बना क्या? बनेगा क्या? बस यही चीज लिखनी है आपको, डॉट लगा के लिख दो। इनसे मिला के नया क्रिस्टल बन गया आपका K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये क्या बन गया? यही तो है फिटकरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और मैं इसको 24 को मैं क्या ही बोलूं, है ना? इसका 24 मोल्स ऑफ वाटर जुड़े हुए हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन के अंदर। नाम क्या बोला है मैंने इसका? इसका नाम है पोटाश एलम। ठीक है, अच्छा। मोर सोल्ट की बात करेंगे, मोर सोल्ट भी अभी आने वाला है, नेक्स्ट पेज पर ही आ रहा है।
ये हो गए हैं क्या, एडिशन प्रोडक्ट। सर हम तो कोऑर्डिनेशन पढ़ने आए थे, ये क्या एडिशन प्रोडक्ट बता रहे हो। देखो एडिशन प्रोडक्ट मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड जब एक साथ क्रिस्टलाइज होते हैं एक स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो के अंदर, तो उससे एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं। ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये सब एडिशन प्रोडक्ट है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और तरह के एडिशन प्रोडक्ट्स होते हैं। वो कौन से हैं, वही तो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दिखाता हूं अभी आपको, देखो ये देखो, हमने एडिशन प्रोडक्ट्स को भी दो कैटेगरीज के अंदर बांट दिया है। एडिशन प्रोडक्ट भी दो तरह के, पहला डबल सोल्ट, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो क्या थे, वो डबल सोल्ट थे। उनको डबल सोल्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो सोल्ट लिए, दोनों को एक दूसरे के पास रखा, जैसे ही पानी में डालेंगे फिर से अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा ऐसा होता है, बिल्कुल। तो जैसे ही आप डबल सोल्ट्स को पानी के अंदर डालते हो, उनकी आइडेंटिटी खत्म। अब वो सोल्ट बचा ही नहीं, अब तो आयन घूम रहे हैं बस। जैसे मोर सोल्ट का एग्जांपल लेता हूं। मोर सोल्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला, इसका भी नाम याद रखना, अमोनियम फेरस सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, एक तो लिखा मैंने अमोनियम सल्फेट, फिर लिखा इसके साथ आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट और 6H2O। तो पूरा नाम क्या हो गया, अमोनियम फेरस सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। वाइवा के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मोर सोल्ट बहुत सारे टाइट्रेशन के अंदर यूज किया जाता है, आपकी 12th क्लास की टाइट्रेशन में यूज किया जाएगा भी, तो याद रखना है अमोनियम फेरस सल्फेट हेक्साहाइड्रेट इज मोर सोल्ट। जैसे ही आपने इसको पानी के अंदर डाला, आपने सोचो इसको पानी के अंदर डाल दिया, तो इससे क्या होगा सर, इससे देखो अमोनियम आयन अलग भाग गया, सल्फेट आयन अलग भाग गया। अरे जैसे कि NaCl को आप पानी के अंदर डालते हो तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, आयन अलग अलग हो जाते हैं, वैसा ही कुछ यहां पर हो गया है। दो तो अमोनियम आयन, 2 मोल अमोनियम आयन के मिल गए आपको, सल्फेट आयन मिल गया आपको। सल्फेट आयन कितने मिले, वो अमोनियम सल्फेट से भी आएंगे, फेरस सल्फेट से भी आएंगे, तो 2 मोल्स आपको इसके मिल गए। और फेरस Fe2 पॉजिटिव आयन भी मिल गया, वाटर तो रहेगा ही रहेगा। तो आप देख पा रहे हो जैसे ही पानी के अंदर हमने डाला तो अमोनियम आयन अलग, सल्फेट आयन अलग, फेरस आयन अलग, सब पानी में घुले हुए हैं। ऐसा तो सर आप फेरस सल्फेट पानी में घोलो, उसे अमोनियम सल्फेट भी डाल दो, वो तो वैसे बन जाएगा। बिल्कुल यही तो दिक्कत है। डबल सोल्ट जो रहते हैं उनको अगर आप पानी में घोलते हो तो उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी बची ही नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पहले वो जुड़े हुए थे। ऐसा तो आप 2 सोल्ट्स को नॉर्मल पानी के अंदर घोलोगे तब भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब पानी में जैसे आप घोलते हो उनका 100% आयनाइजेशन हो जाएगा। याद रखना, डबल सोल्ट्स का 100% आयनाइजेशन हो जाता है जैसे हम उनको पानी के अंदर डालते हैं, उनकी आइडेंटिटी खत्म। दूसरी तरह के जो सोल्ट्स हैं वो क्या है, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये क्या चीज है, यही तो मजेदार चीज है, समझो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड्स है, वो एडिशन प्रोडक्ट्स है जिनको अगर पानी में डाल दिया जाए तो भी उनका, मैं बोलूंगा 100% आयनाइजेशन नहीं होता है, वो अपनी आइडेंटिटी बचा के रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये क्या चीज है, देखो हमारे पास, फिर से मैं आपको बना के दिखाता हूं पहले। एक था अपने पास पोटेशियम साइनाइड KCN, और एक होता था फेरस साइनाइड FeCN होल ट्वाइस। आपने इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाया और इससे जो चीज बनी पता है क्या, इससे बना ये K4FeCN6। अरे बाप रे, ये क्या चीज बन गई सर। देखो आपने 4 मोल्स ऑफ KCN लिए, 1 मोल FeCN2 लिया, और टोटल जब ये जुड़े तो इस तरह जुड़े कि अगर आप अब इसको पानी के अंदर डालोगे भी ना, अगर आपने इसको सोचा कि चलो सर इसको भी पानी में डालते हैं देखते हैं क्या होता है, तो यहां से 4 K पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे। सर ये तो वैसा ही कुछ दिख रहा है, अभी देखते जाओ आगे क्या हो रहा है। और ये FeCN6 Fe2 पॉजिटिव अलग हो जाना चाहिए और CN नेगेटिव अलग हो जाना चाहिए, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में ये सारी की सारी चीजें जुड़ी रहती है। यही तो कॉम्प्लेक्स है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है यही तो कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स अभी तक अगर बचा हुआ है तो इसका मतलब इसने अपनी आइडेंटिटी बचा ली है, ये कामयाब हो गया अपनी आइडेंटिटी बचाने में। बस इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये अपना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन चुका है। इसमें से ये जो आयन है ना, इसी में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, यही है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाला पार्ट, बस। ठीक है, तो इसका मतलब 100% आयनाइजेशन नहीं होता है, यही इनकी पहचान। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हुए क्या, समझो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनको हम नॉर्मली कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ये वो एडिशन प्रोडक्ट है जिनको पानी में डालने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी बचा के रखते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां इंपॉर्टेंट है, देखो क्लोरोफिल का नाम सुना होगा। अगर क्लोरोफिल ना होता तो पौधे अपना खाना ना बना पाते। अगर प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे तो भूल जाओ कि हम भी अपना खाना बना सकते हैं, क्योंकि हम तो उन्हीं पे डिपेंडेंट है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है, जो हमारे ब्लड के अंदर है, RBCs के अंदर है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स है। क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B12 भी एक कॉम्प्लेक्स है। और इनके बारे में एक नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत फेमस है।
क्लोरोफिल में पूछा जाता है, बताइए कौन सी मेटल का कॉम्प्लेक्स है? याद रखना, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। हीमोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B12 कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। याद रख लेना इन तीन चीजों को बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस शीट की। इसके अलावा तो जितनी भी आज के टाइम की इनऑर्गेनिक और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। ना केवल इंडस्ट्रीज के अंदर, आप बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर भी इसको देखोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टेस्ट वगैरह जब होते हैं तो उनके अंदर भी इनका यूज आता है। कुछ एग्जाम्पल दिखा रखे हैं कि जो अपने मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। कैटालिसिस की तरह, कैटालिसिस जो प्रोसेस होता है उसमें यूज किया जाता है। बहुत सारे एनालिटिकल रिएजेंट्स टेस्ट करने के लिए जो यूज होते हैं उनमें होता है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर भी इसका यूज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोबारा याद दिला देता हूं, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 किस किस के कॉम्प्लेक्स है? क्लोरोफिल मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन आयरन और विटामिन B12 कोबाल्ट का। ठीक है, अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। कॉम्प्लेक्सेस के केस में बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो आपने इससे पहले नहीं पढ़ी होगी, आज हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म है कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या चीज है? देखो, जब भी आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा मिलेगा ना, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला आप देखोगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद मिलेगा, और जितना जितना पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होता है बस उसी को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें है क्या चीज? इसमें एक तो मेटल मिलेगी, कम से कम एक मेटल तो मिल ही रही है आपको। ठीक है, और उसके आसपास बहुत सारे एनायनिक या फिर न्यूट्रल, हो सकता है कुछ एक एटम्स, कुछ एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मिल जाए, कुछ एनायंस मिल जाए, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, आपको आयंस भी मिल सकते हैं जो इसके आसपास लिखे हुए होंगे। सबसे पहले मेटल लिखी होगी, इतना भी ध्यान रखना, सबसे पहले ही मेटल मिल जाएगी। जैसे पिछला एग्जाम्पल याद है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या बताया था? याद करो क्या था, मैं लिख रहा हूं यहां पर, आया कुछ याद? देखो किस किसने सही सही याद कर लिया था ये फॉर्मूला, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये इसका नाम हम याद कर रहे हैं। ठीक है, देखो यार, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है ना, सिर्फ इतने इतने पार्ट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल रहे हैं। पोटेशियम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, उसकी बात भी करेंगे कि वो है क्या चीज। ठीक है, उसकी बात भी करेंगे। तो हमने बोला है कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हुई होती है उसी को आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये है क्या चीज कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्फीयर? अपने पास एक मेटल एटम है, जैसे ये Fe है, ये फिलहाल 6 साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ है। 6 साइनाइड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, 4 तो प्लेन में आए इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे NC लिख रहा हूं ताकि मैं दिखा सकूं कि कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, ये चारों एक प्लेन के अंदर है बेटा। एक ऊपर से साइनाइड जुड़ा हुआ है और एक साइनाइड नीचे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये कैसी ज्योमेट्री हो गई? ये हो गई है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये कैसी ज्योमेट्री है? स्क्वायर बाइपिरामिडल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बाहर देखें एक स्फीयर सा बन गया है ना, एक स्फीयर सा बन गया है। एक्चुअल में स्फीयर दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप ओवरऑल इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, ये बॉन्ड्स दिख रहे हैं ऐसे भी आपको, इसकी वजह से हो सकता है ना लगे, लेकिन एक्चुअल में आयरन के आसपास बहुत सारे साइनाइड जुड़े हुए हैं। तो ये जो पूरा एक स्फीयर बना है ना, ये जो पूरी एंटिटी बनी है, इसी को बोला जाता है क्या? कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके ऊपर सारे के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज भी है। तो है क्या इसमें? सेंट्रल मेटल एटम या आयन बॉन्डेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक सेंट्रल मेटल जब बहुत सारे एटम्स या फिर आयंस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रहने लग जाती है, तो इस तरह जो स्पीसी बनेगी, जो एंटिटी बनेगी, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आई गेस सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। ठीक है, ऊपर जो एग्जांपल दे रखा है उसमें क्या है? उसके अंदर COCl3NH3 जो है वो पूरा पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, वही आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें कोबाल्ट को हम बोल सकते हैं सेंट्रल मेटल है। यहां पे पिछले वाले एग्जांपल में पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर आयरन हमारा सेंट्रल मेटल था, पोटेशियम नहीं था, आयरन। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल है उसको हम बोल रहे हैं क्या? सेंट्रल मेटल। तो अगली डेफिनेशन भी यही है। क्या है अगली डेफिनेशन? अगली डेफिनेशन है कि सेंट्रल एटम या आयन क्या होता है। समझो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो एटम या फिर मेटल का आयन जिसके होता है, जिसके आसपास बहुत सारे फिक्स नंबर ऑफ एटम से आयन जुड़े हुए होते हैं एक डेफिनेट ज्योमेट्री के अंदर, उस सेंट्रल एटम या आयन की यहां पर बात हो रही है। ये तो सर जैसे कोबाल्ट है यहां पर, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वो K4FeCN6 में Fe हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम मिलती है मोस्टली आप। ठीक है, तो कोबाल्ट जो रहेगा वो सेंट्रल एटम हो गया है। एक चीज और लिखी हुई यहां पर, ध्यान से देखो, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लुईस एसिड तो एक्सेप्टर होते हैं ना, याद रखो, एसिड एक्सेप्टर होते हैं, बेस डोनर होते हैं। तो ये एक्सेप्टर होते हैं, बिल्कुल डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ये। इसीलिए तो ये मेटल या फिर मेटल आयन दोनों चीजें हो सकती है सेंटर में। इनके आसपास क्या जुड़ेंगे? लिगेंड्स।
आप देखो जो भी मैं एरो बना रहा हूं वो इनकी तरफ आ रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मेटल्स को दिए जा रहे हैं, इस गरीब को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं बाहर की साइड से, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो ये जो है एक्सेप्टर का काम कर रहा है, ये लुईस एसिड है, किसका काम कर रहा है, ये एक्सेप्टर का काम कर रहा है, राइट। अच्छा, अगला आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या चीज है, ऑक्सीडेशन नंबर आपने बहुत सारी जगह पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बार बार यूज होता रहता है क्या चीज ये, चार्ज है, देखा जाए तो ये क्या है, चार्ज है, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है वही उसी की बात हो रही है। कैसे पता चलेगा, आप उसके सारे लिगेंड्स को हटा दो, सब चीजों को हटा दो आप, वो अपने लिगेंड जो बाहर से आए हुए थे, अब आप बोलोगे सर लिगेंड्स क्या है, मेटल के आसपास, सीओ के आसपास, एफई के आसपास जो जो चीजें जुड़ी हुई इनको लिगेंड्स बोलते हैं, अभी अगला नंबर उसी का आने वाला है, उन सब चीजों को हटा दो। अगर आप उन सब चीजों को हटा देते हो तो इससे आपको क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा। इससे क्या मिलेगा आपको, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा, मेटल का चार्ज मिल जाएगा। जैसे जैसे देखो ये एग्जांपल यहां पे दे रखा है, कॉपर के साथ 4 सीएन जुड़े हुए हैं और टोटल 3 नेगेटिव चार्ज है। मैं मान लेता हूं कि कॉपर के ऊपर चार्ज है x, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेता हूं, 4 सीएन है, सबकी वजह से -1 चार्ज आता है, ओके, और टोटल चार्ज कॉपर का और सीएन का सबका चार्ज जोड़ दिया जाए तो वो यहां पे लिखा हुआ है -3। चलो इसको सोल्व करते हैं, x माइनस फोर इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 प्लस 4, ये तो सर +1 आ गया, बिल्कुल सही, x की वैल्यू जो +1 आई है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर जो है वो +1 ही है। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं K4FeCN6 में, करेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जब नाम वगैरह लिखेंगे ना तो रोमन न्यूमेरिल्स के अंदर इसको लिख देंगे नाम के पीछे, जैसे कॉपर के साथ ये 1 लिख दिया, आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगह पर लिखा होता है ना, Fe के साथ कभी 2 लिखा होता है, Fe के साथ कभी 3 लिखा होता है, फेरस और फेरिक में डिफरेंस हो गया। फिलहाल जो है ये क्यूपरस है, क्यूपरिक होता तो Cu के साथ 2 लिख देते, करेक्ट। तो इस तरीके से इनको साइड में लिख दिया जाता है। ये क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन नंबर, इसी को ही प्राइमरी वैलेंस भी बोलते हैं, देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये प्राइमरी वैलेंस भी बोला जाता है। क्या है प्राइमरी वैलेंस, आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर है। मैं अब लिगेंड्स से बढ़ रहा हूं, लिगेंड्स क्या होते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, थोड़ा सा और समझो लिगेंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में डोनर एटम जो रहते हैं, डोनर एटम्स, डोनर मोलिक्यूल्स या फिर आयन, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं, है ना, एक डेफिनेट ज्योमेट्री के अंदर जुड़े हुए होते हैं, इन सब को क्या बोलते हैं, इनको लिगेंड्स बोलते हैं। सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देने वाले डोनर एटम, मॉलिक्यूल या आयंस को क्या बोला जाता है, लिगेंड्स बोला जाता है। क्योंकि ये डोनर है तो लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। एग्जांपल जैसे हमने ये लिया, तो इसमें बताओ लिगेंड्स क्या क्या होंगे, 3 तो क्लोरीन है यहां पर लिगेंड्स, और 3 अमोनिया है, ये बात समझ में आई, 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया ये लिगेंड्स है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेंट्रल है कोबाल्ट। सर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें, चलो करते हैं। कोबाल्ट का चार्ज मान लो x है, इसके पास 3 क्लोरीन, ऑब्वियसली बात है, वहां से -1 करके -3 चार्ज आ जाएगा। क्या अमोनिया पे कुछ चार्ज होता है, नहीं सर, अमोनिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। टोटल चार्ज इन सबका चार्ज जोड़ के कुछ लिखा है ऊपर, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, +3। तो याद रखो यहाँ पर इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, वो है +3। आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स काउंट करना आ गया होगा। एक छोटी चीज और, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो यार, जितने लिगेंड आपके पास जुड़े हुए हैं वो कम से कम एक बॉन्ड तो बनाएंगे ही। कुछ लिगेंड ऐसे भी हैं जो एक लिगेंड आएगा और 2 बॉन्ड बना लेगा, कुछ ऐसे भी आएंगे एक ही 6 बॉन्ड बना देंगे। टोटल आपको बॉन्ड काउंट करने हैं, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड विद द सेंट्रल एटम बाय द लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड्स कितने बॉन्ड बनाने लग रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि अगर कोई मेरे से पूछे कि इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं, यार 3 क्लोरीन आ रहे हैं, एक एक बॉन्ड बनाएंगे, है ना, ये बनाएंगे 3, और 3 अपने पास अमोनिया है, ये एक एक बॉन्ड बनाने वाले हैं, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना होने वाला है, वो हो जाएगा 6। इस कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंस भी बोला जाता है। प्राइमरी वैलेंस क्या है, चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंस किसको बोला है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। 2 नंबर है, एक को बोल दिया प्राइमरी वैलेंस, मेटल वाला चार्ज था वो प्राइमरी वैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितने बॉन्ड बने हुए हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं अपना कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सेकेंडरी वैलेंस भी बोला जाता है, ठीक है। एक दो डेफिनेशंस और हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहली एक छोटी डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। ये क्या चीज है, देखो यार, जब अपना लिगेंड और मेटल एक स्पेस के अंदर कुछ एक तरीके से जुड़ जाएंगे, डेफिनेट ज्योमेट्री में जुड़ जाएंगे, उस अरेंजमेंट को आपको चेक कर लेना है।
बस यही अरेंजमेंट क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसी को बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। ज्यादातर जो आपके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं ना, उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 होता है या 5 होता है या 6 होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो अरेंज होने के दो तरीके हैं, एक तो टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर। ये दो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन बन सकते हैं, ये दो ज्योमेट्रीज आपके पास मिल सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुआ तो उस केस में आपके पास एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, वो क्या है, वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कभी कभी आपको स्क्वायर पिरामिडल देखने को मिल सकता है, हालांकि ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है, यही ज्यादातर देखने को मिलता है। और आपके सिलेबस के अंदर तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली ज्यादा चीजें है भी नहीं। आपके सिलेबस के अंदर या तो 4 वाले मिलेंगे या 6 वाले मिलेंगे। 6 वाले भी होते हैं, बिल्कुल 6 वाले भी होते हैं। देखो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उस टाइम पर एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, और आपके पास इन्हीं 3 के बेस पर ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस मिलने वाले हैं, इसी तरह के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। लास्ट में डेफिनेशंस में एक डेफिनेशन और आती है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्सेस को एक्चुअल में दो अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और दूसरी है हेट्रोलेप्टिक। ये तो सर होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस जैसे सुनाई दे रहा है। होमो और हेट्रो का मतलब वही है, होमो मींस सेम यूनिफॉर्म, हेट्रो मतलब अलग अलग, है ना। स्पेलिंग यहां पर ई और आएगा। अच्छा, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें सारे के सारे लिगेंड एक जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं होमोलेप्टिक। और एक भी लिगेंड अलग आ गया ना तो बोल देंगे हेट्रोलेप्टिक। बस सिंपल सी बात है, कोई डाउट है इसमें। देखो, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड्स होते हैं उनको बोलेंगे होमोलेप्टिक, जैसे कि ये हो गया 6 के 6 NH3 जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और एक 2 Cl है 4 NH3, अरे यार 2 तरह के लिगेंड्स हो तो गए, तो इसको क्या बोल देंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहां तक हो गई है। यहां तक की डेफिनेशंस को आपको एक बार एनसीईआरटी से भी देख लेना, एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है सारी की सारी चीजें। अगर आपके पास कोई और स्टडी मटेरियल है, कोई और बुक आप प्रीफर कर रहे हो, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, सेम चीजें मिलने वाली है। इनके बेस पर डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन इनका यूज पूरे पूरे चैप्टर में होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग में हमारे पास इस चैप्टर में 3 थ्योरीज है, वर्नर थ्योरी, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिनमें से पहली थ्योरी आज इस सेशन में कवर करेंगे हम, वर्नर्स थ्योरी। वर्नर एक साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड वर्नर, जिनको 1913 के अंदर नोबेल भी मिला था, है ना। ये साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना, मुच्छे बना के। देखो, इन्होंने क्या बोला कि देखो यार, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किए तो इन्होंने किया क्या, COCl2 और अमोनिया कोई रिएक्शन करवा करवा के बहुत सारे कंपाउंड बनाए इन्होंने। कंपाउंड क्या, कॉम्प्लेक्स बनाए इन्होंने। अच्छा, ठीक है। और फिर क्या बोले कि देखो यार, बहुत सारे कंपाउंड बन चुके हैं, अलग अलग कलर के बन रहे हैं, कोई येलो बन रहा है, कोई रेड बन रहा है, कोई वॉयलेट, ग्रीन, पर्पल, अलग अलग तरह के कलर के बनने लग रहे हैं। अच्छा, अब इनका फॉर्मूला क्या होगा, इनका फॉर्मूला क्या होगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने AgNO3 ऐड करना स्टार्ट किया। AgNO3 ऐड किया अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के साथ, और कुछ ऑब्जर्वेशन आई। क्या हो रहा था, जैसे कि मान लिया एक मोल उसने ये सोल्ट ले लिया, उसने 1 मोल सोल्ट ले लिया, और उस 1 मोल सोल्ट के साथ अगर उसने 1 मोल AgNO3 डाला, कुछ पीपीटी बन गया। 2 मोल AgNO3 डाले, दूसरा मोल डाला, फिर से पीपीटी बन गया। तीसरा मोल भी ऐड किया, फिर से पीपीटी बन गया। चौथा मोल जब ऐड किया, फिर पीपीटी नहीं बना। तो यहां से उसको क्या पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हो रहे हैं, ये देखो क्लोरीन आएगा ना तभी प्रेसिपिटेट बनने वाला है। AgNO3 से रिएक्शन करवाते हो तो AgCl बनता है। AgCl व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है बेटा। तो ये बनने लग रहा था। अच्छा, ठीक है सर, मान लिया। तो ये जब बनने लग रहे हैं, इनको वो देखता गया, पता चला कि कभी 1 ही मोल बन रहा है, कभी 2 मोल AgNO3 यूज कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ AgCl बन रहे हैं, किसी जगह पर 1 ही मोल AgNO3 यूज हो रहा है, किसी जगह पर ऐसा हुआ कि आपने AgNO3 बहुत सारा डाला, बिल्कुल पीपीटी बना ही नहीं, मतलब रिएक्शन ही नहीं हुई, है ना। तो इस तरह उसने देखा कि अलग अलग मोल्स ऑफ AgNO3 यहां पर यूज होने लग रहे हैं। तो उन्होंने यहीं की ऑब्जर्वेशंस को सोचा समझा, और उसके बाद क्या बोला कि देखो मेरे पास एक थ्योरी है, इस थ्योरी को ध्यान से समझो आप लोग। उन्होंने बोला कि जो मैंने जो कंपाउंड बनाए हैं ना, वो नॉर्मल कंपाउंड नहीं है, वो कुछ कॉम्प्लेक्स है। वो कैसे हैं, वो कुछ कॉम्प्लेक्स है। इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो मेटल है
उसने कुछ क्लोरीन को अपने साथ जोड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कुछ क्लोरीन को जोड़ा हुआ है आयनिक बॉन्ड के थ्रू। दो तरह के बॉन्ड बताए हैं, दो तरह की वैलेंसीज बताई हैं। उन्होंने बोला मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी है, एक तो प्राइमरी वैलेंस और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंस। ये दो वैलेंस को क्या बोला, प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस। प्राइमरी वैलेंस थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही थी, और सेकेंडरी की बात की थी, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हुई थी, है ना। बोले दो तरह की वैलेंसी होती है, एक तरह की वैलेंसी जो बॉन्ड बनेंगे उनका नेचर अलग, और दूसरी तरह की वैलेंसी जो बॉन्ड बनेंगे उनका नेचर अलग। वैलेंसी जब जब किसी के पास रहती है वो बॉन्ड बनाते हैं, सबको पता होना चाहिए इस चीज का। नोबल गैसेस के पास वैलेंसी नहीं होती थी, उनकी वैलेंसी 0 होती थी, तो इसका मतलब वो जो रहते थे वो बॉन्ड नहीं बनाते थे। शुरू में तो ऐसा ही माना जाता था, कम से कम इस टाइम तक भी यही माना जा रहा था। तो बोले कि दो तरह की वैलेंसी होती है, फर्स्ट प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस दूसरी होगी, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस है, इनका मतलब क्या है। प्राइमरी वैलेंसी जो रहती है, इससे अगर कोई एटम जुड़ेगा ना तो वो आयनाइजेबल होता है। आयनाइजेबल बोले तो मतलब पानी में डालोगे तो Cl अलग हो सकता है। मतलब जैसे पिछला जो हमने ये देखा, यहां पर आप ध्यान से देखो, क्लोरीन जो है अगर आप देखोगे इन सब फॉर्मूले के अंदर तीन तीन ही क्लोरीन है, सब में तीन तीन ही क्लोरीन है, सब जगह पर। लेकिन फिर भी एक जगह पर 3 मोल AgCl बन सकते हैं, एक जगह पर 2 मोल AgCl बनते हैं, एक जगह पे एक ही AgCl बनता है। यहां पर भी तीन तीन क्लोरीन है, यहां पर एक भी क्लोरीन जो है Ag के पास नहीं जुड़ता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि तीनों ही क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंस से जुड़े हुए, प्राइमरी वैलेंस से नहीं है। अगर प्राइमरी वैलेंस से जुड़े हुए होते तो वो आयनाइजेबल होते, उनका आयन बन जाता, ठीक है। तो नॉर्मली प्राइमरी वैलेंस जो रहती है वो आयनाइजेबल होती है और नेगेटिव आयन से मोस्टली सेटिस्फाई होती है। सेकेंडरी का क्या सीन है, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल होती है। अगर सेकेंडरी वैलेंस से कोई चीज जुड़ गई वो अलग नहीं होने वाली है। ज्यादातर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन जो रहते हैं वही इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। प्राइमरी वैलेंस जैसा हमने बोला था ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करती है, सेकेंडरी वैलेंस कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। प्राइमरी वैलेंस तो नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल सेकेंडरी जो है वो कैसी है, वो है डायरेक्शनल इन नेचर। अभी जो हम बॉन्ड बना रहे थे ना, जब जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आप बनाते हो, ये आपने लिखा है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे कोई एरो वेरो दिखा रहे हो क्या कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं। हालांकि अगर आप लेके चलते हो वो K4Fe वाला सीन, तो उनमें हर एक मेटल ने जितने भी लिगेंड साथ बॉन्ड बनाए उनमें सब में आपने इस तरह से एरो दिखाया, याद है कि नहीं है? याद है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है यहाँ पर ये सब के सब कैसे, ये डायरेक्शनल है। तो सेकेंडरी वैलेंस कोऑर्डिनेशन नंबर से आता था, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, लिगेंड क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी वैलेंस होती है उसी से आपका स्पेटियल या स्पेशल अरेंजमेंट या ज्योमेट्री पता चलती है। अगर आपके पास 4 है तो 4 अगर लिगेंड जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी वैलेंस अगर 4 है, तो इसका मतलब वो आयनाइजेबल नहीं है, वो अलग नहीं होने वाले। K4FeCN6 है ना, ये हम लेके चलते थे, ये हम लेके चलते थे K4FeCN6, ठीक है। देखो ये जो साइनाइड है ना, ये तो अलग नहीं होने वाले, पानी में डाल दो ये अलग नहीं होंगे। अगर ये अलग ही नहीं होंगे तो इसका मतलब ये सेकेंडरी वैलेंस है। और 6 है, इस वजह से मैं बोल सकता हूं ये ऑक्टाहेड्रली होगा। इन्हीं से क्या होगा, अपनी जो प्रॉपर्टीज है, जो ज्योमेट्री है, अरेंजमेंट जो है वो डिसाइड होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, ओके ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा हम, है ना। देखो 4 कंपाउंड आपके सामने रखे हुए हैं, इन चारों में से पूछा हुआ है सबसे पहले कि इनमें होमोलेप्टिक कौन सा वाला है। क्या लगता है, क्या आप बता पाओगे होमोलेप्टिक कौन सा होगा इनमें से? होमोलेप्टिक का मतलब पता है ना, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे के सारे लिगेंड्स एक जैसे, जैसे कि मेरे को साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट में ये अपना कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है और उसमें लिगेंड्स क्या है, Cn, 6 Cn है, सब एक जैसे हैं, ये तो हो गया होमोलेप्टिक। नेक्स्ट वाले के अंदर चेक करो, 3 Cl है, 3 NH3 है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट वाले के अंदर 4 NH3 है, एक Cl है, 2 NO2 है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। डी में देखो 4 NH3 है, तो इसका मतलब ये भी होमोलेप्टिक होगा। तो होमोलेप्टिक कौन कौन से हैं, ए और डी, ये दो जो है होमोलेप्टिक हो जाएंगे, बाकी दोनों क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक बोलेंगे। नेक्स्ट है पूछा हुआ है which of the given complexes have the same coordination number। कोऑर्डिनेशन नंबर किस किस का सेम होगा, तो सबके कोऑर्डिनेशन नंबर मैं यहां पर लिख लेता हूं, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर इनके आगे लिखता हूं। फर्स्ट वाले में 6 लिगेंड से सब एक एक लाइक बॉन्ड बनाने वाले हैं, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट में 3 क्लोरीन है, 3 NH3 है, सब एक एक बॉन्ड तो बनाएंगे ही ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट में अपने पास है 4 NH3, एक Cl, एक NO2, तो फिर से 6 लिगेंड हो गए हैं, तो एक एक बॉन्ड तो ये लोग भी बनाएंगे।
और नेक्स्ट में 6 NH3 है, तो इसका मतलब सबका ही कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, राइट। अच्छा, प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस क्या होगा? सेकेंडरी वैलेंस तो मेरे को पता है कि ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो सबका 6 है। प्राइमरी वैलेंस हमें चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा कि Fe पे कितना चार्ज आ रहा है फर्स्ट वाले में। तो करके दिखाता हूं मैं आपको, एक सोल्व करके दिखा देता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर जो रहता है वही प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर बात करता हूं तो 3 तो है पोटेशियम, इन तीनों की वजह से +3 चार्ज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अच्छा, ठीक है, +3 चार्ज तो हो गया, इसकी वजह से ये 3 है इधर। इसके बाद Fe का मुझे नहीं पता कितना चार्ज है, क्या उसका ओवलेंस स्टेट में, उसको x कंसीडर कर लेता हूं। अभी 6 CN है, सब पे -1 चार्ज होता है, तो ये टोटल हो जाएगा -6, है ना। क्या इन सब का कुछ चार्ज बचा हुआ है, कोई रेजिडुअल चार्ज है? जी नहीं, फॉर्मूले के ऊपर तो कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इन सब के चार्जेस को जोड़ के टोटल चार्ज 0 आ रहा है। तो x-3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ, इसको सोल्व कर लेना आप, x की वैल्यू कितनी आने वाली है? +3 आने वाली है। बस यही है प्राइमरी वैलेंस। तो Fe का प्राइमरी वैलेंस फर्स्ट वाले में कितना आ रहा है? वो 3 आ रहा है। इसी तरीके सब में कैलकुलेट हो सकता है। NH3 भी कोई चार्ज होता नहीं है ना। NO2 जहां पे आ रहा है उसका चार्ज -1 होता है, याद रखना, ठीक है। ये जो क्लोरीन है इसका चार्ज -1 होता है, इनका भी -1 आपको बाहर जो है उनका भी लेके चलना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस चेक कर, राइट। तो आई गेस आपको यहां तक की चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज का लास्ट टॉपिक वैसे होने वाला है, जो कि है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। देखो यार, हमने बोला लिगेंड्स क्या होते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। क्या होते हैं ये है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, है ना, जो डोनर की तरह से बिहेव करते हैं, करेक्ट ना, जो अपने इलेक्ट्रॉन मेटल के वैलेंस शेल के अंदर देंगे और बॉन्ड बनाएंगे। अब लिगेंड्स की टाइप्स की अगर बात करते हैं, तो टाइप जो है हम अलग अलग बेसिस पे इनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे क्लास के अंदर कोई बोले कि बच्चों को क्लासिफाई करो, तो हम दो कैटेगरी बना लेते हैं, गर्ल्स और बॉयज। एक जेंडर के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो गया। फिर हम बोल सकते हैं अब कितने बच्चे लाइक ड्रेस पहन के पूरी लाइक प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, कितने बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है, हम एक अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हम चाहे तो ये कर सकते हैं कि ठीक है, एक रूट से आने वाले बच्चे जो है उनको एक रूट पे लाइक एक साथ भेजा जा सकता है, उनका क्लासिफिकेशन एक जगह पे हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि लिगेंड के ऊपर चार्ज कैसा है। चार्ज तो सर दो ही हो सकते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या फिर ये होगा चार्ज है ही नहीं। तो बस तीन ही तरह के लिगेंड्स होते हैं इसके बेस पर, कैटायनिक, एनायोनिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल के एग्जांपल सबसे पहले वाटर, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एक्वा, है ना, इसका नाम एक्वा लिखते हैं। और इसका नाम क्या लिखते हैं? इसका नाम लिखते हैं एमाइन। इसका नाम क्या लिख रहे हैं हम? एमाइन लिख रहे हैं बेटा। देखो इसमें मैंने डबल एम लिखा है, बहुत बार एमाइन लिखेंगे उसमें सिंगल एम लिखेंगे, ये भी एक रूल होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ऊपर नाम लिखे हुए हैं, जैसे कैटायनिक में लिखना है तो NO पॉजिटिव जो आता है उसको बोलते हैं नाइट्रोसिल। अगर NO पॉजिटिव आ जाए तो नाम वाम लिखना हो तो इसका नाइट्रोसिल होता है, NO पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। वैसे इसका नाम जो होता है नाइट्रोसोनियम कैटायन वैसे, ठीक है। हाइड्राजीन से बनता है हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीन क्या होता है? ऑर्गेनिक में बहुत यूज होगा आपके, NH2 जो होता है उसको हाइड्राजीन बोलते हैं। दोनों नाइट्रोजन के पास वैसे तो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अब मान लो किसी एक नाइट्रोजन के पास एक प्रोटॉन आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NH2, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दूसरा वाला बन गया NH3 पॉजिटिव। इस पूरे के पूरे को हम बोलते हैं क्या? हाइड्राजीनियम। इसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्राजीनियम। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बनेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, ये भी ध्यान रखना। इसका नाम क्या है? हाइड्राजीनियम। वाटर में जो बॉन्ड बनता है उसका मैं क्लियर कर देता हूं यहीं पे, उसके पास दो लोन पेयर होते हैं, हालांकि एक एटम एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो ये ऑक्सीजन जो रहेगा एक ही बॉन्ड बनाएगा। NH3 जो है उसके अंदर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, उस लोन पेयर की हेल्प से बॉन्ड बनने वाला है, राइट। इन लोन पेयर की वजह से बॉन्ड बनने वाले हैं। आई गेस इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एनायनिक में बहुत सारे एग्जांपल है जिसपे नेगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे हाइड्रोक्साइड है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बॉन्ड बना लेगा। क्लोराइड Cl नेगेटिव होता है, साइनाइड Cn नेगेटिव होता है। इनका नाम जब लिखते हैं ना एनायनिक वालों का, तो इसमें एक ट्रिक आएगी, नाम रखते टाइम इन सबका नाम बना देंगे हम O के, लाइक लास्ट जो आएगा ना नाम का वो O में आ जाएगा। क्लोराइड को क्लोराइडो लिखेंगे, क्लोरो नहीं क्लोराइडो। हाइड्रोक्साइड है, इसको हाइड्रोक्साइडो लिखेंगे। साइनाइड को क्या लिखेंगे? साइनाइडो। इस तरह से आप, या फिर साइनो भी पहले इसको बोला जाता था, इस तरह बोल सकते हो, ठीक है। तो जो भी अपने पास ऑक्सलेट अगर आयन आ जाए उसको ऑक्सलेटो बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी एनायनिक लिगेंड्स होते हैं उनका नाम लिखते टाइम ध्यान रखना, उनका नाम कैसा हो जाएगा लास्ट में?
ओ में उसका नाम एंड होना चाहिए, उसके नाम के पीछे आवाज आएगी ओ। ठीक है, ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया चार्ज के हिसाब से। चार्ज के हिसाब से बहुत इजीली हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन ही कैटेगरी बनी है, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेस पर कितने तरह के होते हैं। डेंटिसिटी क्या होती है, सबसे पहले वही समझो। डेंटिसिटी है, अब वो डेंटिस्ट से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, दांत वात किसी के कुछ नहीं देखने वाले हैं हम। डेंटिसिटी का मतलब क्या है, एक लिगेंड कितने बोन बनाने लग रहा है। डेंटिसिटी इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बोन्स फॉर्म्ड बाय वन लिगेंड। एक लिगेंड टोटल कितने बॉन्ड बनाता है। जैसे एक लिगेंड उसने एक ही बॉन्ड बनाया तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी 1। कोई लिगेंड था, उसका लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर था, इसने एक साइड से एक बॉन्ड बनाया मेटल से, दूसरी साइड से दूसरा बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसकी डेंसिटी 2 हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं डेंसिटी 1 है या 2 है। ये चीज पता चलेगी उसके पास कितने डोनर एटम है। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनोडेंटेट, जिसका दूसरा नाम यूनिडेंटेट भी होता है। ठीक है, यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट, ये क्या चीजें होती है। जो एक ही बॉन्ड बनाएंगे उनको मोनोडेंटेट बोलते हैं। एक ही बॉन्ड बनाएंगे, जी हाँ, जैसे NO पॉजिटिव एक ही बॉन्ड बनाता है, NH3 एक ही बॉन्ड बनाता है, H2O एक ही बॉन्ड बनाता है, CH3NH2 जो है ये भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, इसका नाम है मिथाइल एमीन। इसका नाम क्या है, मिथाइल एमीन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, उससे बॉन्ड बनाएगा। इसमें Cl नेगेटिव जो है वो भी आ गया, OH नेगेटिव। देखो मैंने अब पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल सबको एक जगह दिखा दिया कि सब के सब जो जो एक बॉन्ड बनाएंगे वो मोनोडेंटेट, वो सब कैसे हो गए, मोनोडेंटेट है। दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा जो अपना टाइप बनता है वो आता है बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट, है ना। बाई भी बोल सकते हो, डाई भी बोल सकते हो। तो बाइडेंटेट वो होते हैं जो दो बॉन्ड बनाएंगे एक साथ, जैसे कि इथेन 1,2 डाइअमीन। ये क्या चीज होती है, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। इसको शॉर्ट में EN लिखा मिल सकता है आपको। ऑक्जेलेट, OX मिल सकता है आपको शॉर्ट में। ग्लाइसिनेट, GLY मिल सकता है। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, है ना, ये एलो रहेगा यहाँ पे, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, DMG। और एसिटाइल एसीटोनेट, इसी को क्या बोलते हैं, इसको AC करके लिखते हैं। मैं इन सब का स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, ये सबके सब बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर एक बारी कोई EN आ गया तो वो दो बॉन्ड बनाएगा। ऑक्जेलेटो आ गया, वो अकेला ही दो बॉन्ड बना देगा। उसके पास दो एटम हैं ऐसे अलग अलग जो अपने अपने बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, वो बाइडेंटेट। मैं सबका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, सबके स्ट्रक्चर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। EN का स्ट्रक्चर सबसे पहले आपके सामने बना हुआ है, ये इथेन 1,2 डाइअमीन का। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, दूसरे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन बोलेगा मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, ये बोलता है मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा। तो एक ही लिगेंड था, उसने दो दो बॉन्ड बना लिए, हो गया मेटल का साथ दो बॉन्ड बनाने वाला लिगेंड, बाइडेंटेट। आप देखो ये ऊपर देखो, ग्लाई ऑक्जेलेटो देख लो। ऑक्जेलेटो के अंदर भी क्या होता है, C नेगेटिव, ये ऑक्सीजन बोलता है मैं डबल बॉन्ड मैं बनाऊंगा बॉन्ड, ये बोलता है मैं भी बनाऊंगा। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये भी दोनों एक साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो एक ही लिगेंड अगर एक साथ दो दो बॉन्ड बना रहा हो दो डोनर एटम के थ्रू, तो दैट इज ए बाइडेंटेट लिगेंड। इसी तरीके से DMG का स्ट्रक्चर देख लो नीचे। DMG के केस में क्या होने वाला है, ये अपना जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन आपका है ये बॉन्ड बनाने वाला है, और नाइट्रोजन यहां से बॉन्ड बना सकता है, राइट, ये भी अपना बॉन्ड बना सकता है। तीसरा, अगर मैं बात करता हूं एक सेकंड, ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करते हैं ग्लाइसिनेट की, तो ग्लाइसिनेट के अंदर ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने वाला है और ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाने वाला है। तो मेटल साथ यहां पर भी दो बॉन्ड बन जाएंगे। एसिटाइल एसिटोनेटो के अंदर भी दो बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये सबके सब बाइडेंटेट लिगेंड्स है, इनका सबका आपको पता होना चाहिए, राइट। अब चलते हैं तीन बॉन्ड बनाने वाले, चार बॉन्ड बनाने वाले, सबको हम बोल देंगे एक साथ पॉलीडेंटेट। तो इनके अंदर जैसे EN आया था ना, एक तो EN की जो जो कैटेगरी है उसको ध्यान रखो। एक तो EN था इथाइलिन डाइअमीन, उसका नाम इथाइलिन डाइअमीन कैसे आया, मैं दोबारा स्ट्रक्चर पे चलता हूं, एक बार आपको दिखाता हूं। देखो ये है इथाइलिन, और एक एमीन ये, और दूसरा एमीन ये, नाम हो गया इथाइलिन डाइअमीन। एक इथाइलिन है और डाइअमीन है, तो इथाइलिन डाइअमीन इसको बोलते हैं, या फिर इथेन 1,2 डाइअमीन इसको बोल सकते हैं। अब देखो मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, एक नया लिगेंड आया, उसमें इस तरह की इथाइलिन चेन 2 है और एमीन वाले पार्ट 3 है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, फालतू बॉन्ड मत बनाना। तो नाम हो गया डाई इथाइलिन ट्राई एमीन। तो यहां पर तो डाई EN लिख सकते हैं इसको। तो इथाइलिन चेन कितनी आ रही है, 2 आ रही, इसका नाम हो गया डाई इथाइलिन ट्राई एमीन। कोई बोले ट्राई इथाइलिन और टेट्रा एमीन, यहां पर डाई नहीं आएगा, ये टेट्रा आएगा, है ना। देखो क्या होने वाला है, एक तो ये चेन हो गई, एक ये चेन हो गई, और एक ये चेन होगी। कितनी इथाइलिन चेन होगी, 3, तो नाम हो गया ट्राई इथाइलिन। और अमीन कितने हुए, अमीन इनके बीच में काउंट कर लो कितने कितने, दो तो टर्मिनल पे रहेंगे, दो इनके बीच में आ जाएंगे, टोटल हो गए 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। इसको शॉर्ट में ट्राई इन मिल सकता है, इस तरह लिखा मिल सकता है।
तो डायन जो रहता है, डायन नाम सुनने में कितना खतरनाक है, डायन है ना। तो डायन जो रहता है वो ट्राइडेंटेट रहता है, वो मेटल या मेटल आयन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला ये तो 4 बॉन्ड बना देगा एक साथ। एक ही लिगेंड आया था, उसी के पास 4 डोनर एटम थे, चारों चारों चिपक गए, तो क्या बन गया ये कैसा हो गया है, ये एक लाइक टेट्राडेंटेट लिगेंड है, इसकी डेंसिटी 4 हो गई। एक ऊपर दिया हुआ है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसकी डेंसिटी 6 है बेटा। ये जितने भी ऑक्सीजन है सबके सब बॉन्ड बनाएंगे, चारों ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे, और ये नाइट्रोजन भी बॉन्ड बनाने वाले, राइट। ये चारों नाइट्रोजन, ये दोनों नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो टोटल डेंसिटी 6 हो गई है। ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, अकेला ही आएगा, एक ही लिगेंड आएगा और 6 के 6 बॉन्ड बना देगा, राइट। तो इस तरीके से अपने पास अलग अलग तरह के लिगेंड्स हो गए। एक चीज और लास्ट में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो बहुत पूछी जाती है, और जैसे हमारा जो आगे पार्ट आता है आइसोमेरिज्म, उसके अंदर भी इसका बहुत यूज होता है, एम्बाइडेंटेट का। ये एम्बाइडेंटेट क्या होता है, बाइडेंटेट नहीं है, एम्बाइडेंटेट है। ये एम्बाइडेंटेट मतलब झूठा बाइडेंटेट है। इसके पास दो ऐसे डोनर एटम तो है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी 2 हो तो सकती थी, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक बार में एक ही एटम बॉन्ड बनाता है। जैसे हम बोलते हैं पहला NO2, NO2 जो होता है ना, NO2 नेगेटिव एक्चुअली, ये जब किसी के साथ जुड़ता है तो ये हो सकता है नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ जाए, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, एक्चुअली एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन भी अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश कर सकता है, राइट। तो NO2 नेगेटिव जो रहता है वो इस तरीके से रहता है। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अभी दिखा दिया क्योंकि चौथा बॉन्ड बन चुका है, अदरवाइज पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है। NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो नाइट्रोजन थ्रू बॉन्ड बन सकता है, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बन सकता है, लेकिन एक बार में एक ही बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लिगेंड्स विच कैन लाइगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स is called embidentate ligand, या फिर the ligands which have 2 donor atom, 2 or more donor atoms, but at one time only one atom ligates, एक टाइम पे एक ही एटम जो रहता है वो बॉन्ड बनाता है, जिसका मतलब क्या हो गया, वो एम्बाइडेंटेट। अच्छा सर, दोनों अगर ऐसे जुड़ते हैं तो पहचानेंगे कैसे कि कौन कैसे जुड़ा हुआ है? नाम से पहचान सकते हैं, फॉर्मूले से पहचान सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले में NO2 लिखा मिले ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ है। अगर ONO करके देता है तो समझ जाना फिर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। NO2 मिलेगा तो इसका नाम तो नाइट्रो रख देंगे, पहले इसका नाम नाइट्रो रखते थे, अब इसका नाम रख देते हैं हम नाइट्राइटो N, इसका नाम नाइट्राइटो। सर इसका नाम O में एंड हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज है ना। तो अगर NO2 रखा मिलता है तो हम बोल देंगे नाइट्राइटो N की नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग है, हमें ये बॉन्डिंग वाला एटम बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ONO आता है तो नाम लिख देंगे इसका नाइट्राइटो O। इसी तरीके से CN में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों बॉन्ड बना सकते थे। कार्बन ने बॉन्ड बनाया तो लिख दिया नाम साइनेटो, और नाइट्रोजन ने बनाया तो नाम क्या लिख दिया हमने, आइसोसाइनेटो, राइट। अगला, अगर हम SCN की बात करते हैं, ये होता है थायोसाइनेटो। सल्फर जुड़ा तो थायो जो रहता है सल्फर की यूज करते हैं हम, थायोसाइनेटो। और नाइट्रोजन से जुड़ा तो नाम हो गया आइसोथायोसाइनेटो। नाम याद रह जाएंगे ये, और पहचान जाओगे कि अगर ये आए हैं तो 2 पॉसिबिलिटी थी, उनमें से किसी एक से ही बॉन्ड बना। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन। आप बताइए, आप सोच के बताइए मुझे, आर द बाइडेंटेट लिगेंड्स सेम एज द एम्बाइडेंटेट लिगेंड्स? क्या बाइडेंटेट और एम्बाइडेंटेट सेम होते हैं? क्या लगता है? सोचिए सोचिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही आपको, जो भी आंसर आने वाला है वो तो मैं तो बताऊंगा ही। तो जवाब है नो, ये दोनों सेम नहीं होते। एक्चुअल में एम्बाइडेंटेट लिगेंड जो रहते हैं ना बेटा, वो मोनोडेंटेट लिगेंड रहते हैं। भाई बॉन्ड तो एक ही बना रहे हैं ना वो एक बार में, तो वो कैसे हैं? एक्चुअल में वो मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट तो एक ही बार में 2 बॉन्ड बनाते हैं, मोनोडेंटेट एक बार में एक ही बॉन्ड बनाते हैं। एम्बाइडेंटेट ने कितने बॉन्ड बनाए एक बार में? एक बार में तो सर एक ही बॉन्ड बनाया, इसलिए हम उसको एम्बाइडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, राइट। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, और लास्ट के 2 और जो अपने लिगेंड्स रहते हैं उनकी बात कर लेते हैं, इसी चीज के बेस पर, डेंटिसिटी के बेस पर। एक डेंटिसिटी आती है फ्लेक्सीडेंटेट, है ना। फ्लेक्सीडेंटेट मतलब फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी, जिसकी डेंटिसिटी कभी कुछ है कभी कुछ है। एक्चुअल में होता क्या है, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, इनके पास ना बहुत सारे डोनर एटम हैं, और जरूरत के हिसाब से ये किसी की हेल्प कर देते हैं। तो द लिगेंड्स विच कैन शो वेरिएबल डेंटिसिटी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटल, कि मेटल का नेचर कैसा है, इस चीज के बेस पर वो अपनी डेंटिसिटी अलग अलग कर सकते हैं, उनको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट। याद रखो, फ्लेक्सिबल डेंटेट से, राइट, फ्लेक्सिबल डेंटेट। तो जैसे EDTA है, EDTA के पास 6 ऐसे एटम थे जिनसे बॉन्ड बन सकते थे, लेकिन कभी कभी वो 6 जोड़ता है, कभी कभी वो 4 भी बना देता है।
तो इस तरह से इसकी डेंसिटी 4 और 6 दोनों हो सकती है, मतलब कभी 4 भी दिखा सकता है, कभी 6 भी दिखा सकता है। क्या कुछ अलग चक्कर रहता है क्या, कुछ अलग बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं, या तो 4 बनाएगा या 6 बनाएगा, तो फ्लेक्सिबल डेंसिटी शो करता है, राइट। लास्ट जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिगेंड है उसको हम बोलते हैं किलेट लिगेंड्स। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो एम्बाइडेंटेड जो लास्ट हमने पढ़ा था वो, और एक किलेट लिगेंड्स, किलेटिंग लिगेंड्स भी इनको बोला जाता है। अब किलेट का मतलब क्या है, ऐसा समझो, ऐसे लिगेंड्स विच कैन फॉर्म ए रिंग और ए साइकिल अराउंड द मेटल एटम और आयन आर कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। मोनोडेंटेट को छोड़कर जितने भी है ना, सबके सब किलेटिंग होते हैं। ऐसा कैसे समझो, देखो, अगर मान लो एक पेड़ है यहाँ पे, है ना, ये पेड़ है, यहाँ पे पेड़ की टहनी, इसके ऊपर एक बंदर लटका हुआ है, राइट। अब देखो बंदर बनाना तो नहीं आता है, बट आई ट्राई, स्टिल ट्राई, राइट, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये बंदर लटका हुआ है, अपनी पूंछ से लटका हुआ है, राइट। तो इसकी डेंसिटी फिलहाल 1 मानी जाएगी। अगर ये किसी तरीके से अपना हाथ भी इधर कनेक्ट कर ले तो देखो एक रिंग फॉर्म हो जाएगी, इसकी बॉडी जो है वो दो जगह से जुड़ी हुई है। अगर दूसरे हाथ से पकड़ ले तो फिर से एक और रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि अगर डेंसिटी 1 से ज्यादा हुई तो रिंग फॉर्म होगी। इस तरह के लिगेंड्स को हम बोलते हैं क्या, किलेटिंग लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेट को छोड़कर जितने भी हैं, अब इसमें एम्बाइडेंटेट भी छूट चुके हैं क्योंकि वो भी मोनोडेंटेट होते हैं एक्चुअल में। तो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, सब के सब कैसे हो जाएंगे, किलेटिंग लिगेंड्स हो जाएंगे, राइट। वो सब के सब कैसे हैं, किलेटिंग लिगेंड्स बोले जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। ये जो प्रोसेस होता है ना, किलेशन इसको बोलते हैं। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, किलेशन बोलते हैं। जब किलेट लिगेंड्स जुड़ते हैं तो उससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको किलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या ओवरऑल किलेट ही बोल देते हैं, है ना। CH से स्टार्ट हो रहा है, इसको चिलेट नहीं बोल रहा हूं मैं, किलेट बोल रहा हूं, ठीक है। तो किलेशन ये प्रोसेस का नाम होता है। वैसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, किलेट लिगेंड्स या किलेटिंग लिगेंड्स। और लास्ट में एक और क्लासिफिकेशन है, ये जेई के हिसाब से ही मैंने आपको दिया है, ठीक है। बोर्ड्स वगैरह में नहीं मिलेगा आपको, कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ। देखो, लोन पेयर कहाँ से डोनेट हो रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके जो अपने सिग्मा बॉन्ड से या सिग्मा लाइक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और क्या बना देते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। जैसे कि अब ऐसे समझो, कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं विच डोनेट देयर लोन पेयर एंड फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड ओनली, उनको बोलते हैं सिग्मा डोनर। जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देने लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या बना रहे हैं, वो सिग्मा डोनर है। कुछ ऐसे होते हैं जो जो एक सिग्मा बॉन्ड तो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन देके, लेकिन साथ साथ वो बैक बॉन्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बैक बॉन्डिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो के अंदर कभी बात करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन देते हैं पहले और फिर मेटल से भी कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो पहले सिग्मा देते हैं, पाई से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लेते टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लिगेंड विच डोनेट देयर लोन पेयर एंड फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड एंड देन एक्सेप्ट कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर वो एक्सेप्ट भी करते हैं वापस से और क्या बना देते हैं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अपने पाई ऑर्बिटल या पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और पाई में एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका नाम हो गया सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। नाम याद रखो, CO और NO। बहुत ही तगड़े, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। वो सिग्मा डोनर वो ठीक ठीक लिगेंड्स, ऐसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये वाले बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तीसरा आता है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। अब सोचो किसी के पास लोन पेयर नहीं है, जैसे कि ये एल्काइन आपके सामने रखा हुआ है, ये बोलता है मेरे को भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है। ये मेटल बोलेगी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये बोलता है सर लोन पेयर तो नहीं है, बोला नेगेटिव चार्ज है, बोला वो भी नहीं है, तो क्या है, ये बोलता है मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को देके भी बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। तो पाई से इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाया, क्या ये वापस भी ले सकते हैं, हाँ जी वापस भी ले सकते हैं। ये इनके पास पाई स्टार ऑर्बिटल खाली होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे लिगेंड जो डोनेट भी पाई से करते हैं और एक्सेप्ट भी पाई से करते हैं, पाई टाइप ऑफ ऑर्बिटल से करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होते हैं पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ये भी अच्छे खासे लिगेंड्स, ठीक है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो रहेंगे आप मान के चलो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर वाले होने वाले, राइट। तो बस आज के इस सेशन के अंदर इतना ही होने वाला है। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं और आज की वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से कोई डाउट आना नहीं चाहिए। इनके आंसर जो रहेंगे अब कुछ टाइम के बाद मैं चैट के अंदर भी डाल दूंगा ताकि आप लोग चेक कर पाओ कि आपके आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। बस आज की क्लास के अंदर इतना ही। ये आपका होमवर्क हो गया है, सबको ट्राई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही अपना नेक्स्ट वीडियो के आ जाए और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको NCERT से एक बार और रीड कर ले, है ना। वहां पे टिक करते चले कितना पार्ट हुआ है कितना पार्ट नहीं। बस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।
टेक केयर।